डिस्कवरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम एक बहुत ही यूनिक लेक्चर सीरीज आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है ट्रेन योर ब्रेन विथ सीवीपी श्रीवास्तव। इसका उद्देश्य भारत के संविधान की ऐसी समझ विकसित करना है जो आपको परीक्षा में तो उपयोगी सिद्ध होगा ही, आपके जीवन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, जीवन को दिशा देने में और उसके प्रयोग में। संविधान जब लागू किया गया था, मूल संविधान जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और भाग थे 22 और अनुसूचियां थी 8। कालांतर में हमने समय समय पर इसमें जोड़ा, कुछ बातें ऐड की, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गईं। तो संख्या तो अनुच्छेदों की वही दिखती है संविधान में, लेकिन अंदर जब हम सारे अनुच्छेदों को जोड़ दें तो मौजूदा संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, भाग हैं 25 और अनुसूचियां हैं 12। इसके अलावा परिशिष्ट हैं 5 भारत के संविधान में। तो भारत का संविधान आरंभ होता है उद्देशिका से और समाप्त होता है 5वें परिशिष्ट पर। इस उद्देश्य से इस लेक्चर सीरीज में आज पहला हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, वह है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आपके सामने है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें भारत को इंडिया भी कहा गया है और यह कहा गया है कि यह राज्यों का संघ होगा। इसके अलावा उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार लिखा है कि उसमें राज्य होंगे, संघ शासित क्षेत्र होगा, अर्जित क्षेत्र होगा। इसकी जब बहुआयामी व्याख्या करें हम, तो हमें क्या क्या दिखेगा इसमें। सबसे पहला कि हमने इंडिया और भारत 2 शब्दों का प्रयोग किया है। इंडिया इसलिए किया है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक नाम है वह रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारत गणराज्य। इसका अर्थ है कि इस शब्द का प्रयोग जिस संदर्भ में है वह संदर्भ है राजनीतिक और राजनयिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, वैदेशिक मामलों के संदर्भ में। जबकि भारत शब्द का जो प्रयोग है वो समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अनुच्छेद 1 में भारत को या इंडिया को जिस रूप में रखा गया है वह यह बता रहा है कि राजनीतिक, कूटनीतिक या राजनयिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों से भारत राज्यों का संघ होगा और यही भारत की समेकित संस्कृति का प्रमाण भी देता है। इसके अलावा इसके 4 दार्शनिक आयामों का उल्लेख यहां है। संवैधानिक रूप से अगर देखें तो ऐसे परिसंघ को हम कहते हैं एकात्मक परिसंघ या यूनिटरी फेडरेशन, जिसका अर्थ होता है कि उसका जो चरित्र है वह परिसंघीय है, दिखता है हमें राज्यों के रूप में, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। यह उसका संवैधानिक पक्ष है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो यह विकेंद्रीकृत और कार्यात्मक परिसंघ है। विकेंद्रीकृत का अर्थ हो गया कि संघ ने राज्यों का निर्माण किया है, और कार्यात्मक का अर्थ यह हो गया कि यहां अवशिष्ट और वित्त की शक्तियां संघ में निहित हैं, राज्यों में नहीं। वित्त की शक्ति संघ में निहित है, इसका प्रमाण देता है अनुच्छेद 109(1), जिसमें कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, जो यह दर्शाता है कि धन की जो मूल शक्ति है वह राज्यों को नहीं दी गई है। इसी प्रकार 248(1) में यह कहा गया है कि संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी जिनका उल्लेख राज्य सूची या संवर्ती सूची में नहीं है।
ऐसी शक्तियों को हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो वित्त और अवशिष्ट की शक्तियां यदि संघ में निहित हैं तो वैसे एकात्मक परिसंघ को कार्यात्मक परिसंघ कहा जाता है। प्रशासन की दृष्टि से अगर देखें तो इसका उद्देश्य वितरण न्याय करना है, जिसके लिए हमने संघ ने राज्यों का निर्माण किया, राज्यों ने पंचायत बनाए, स्थानीय निकाय, और स्थानीय निकायों से हम संसाधनों को निचले स्तर तक पहुंचाते हैं। तो वितरण न्याय प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। और सामाजिक आर्थिक रूप से अगर कहा जाए तो यह माना जाएगा कि ऐसी जो व्यवस्था भारत के संविधान में रखी गई है विकेंद्रीकृत, तो उसका उद्देश्य समाज को समतामूलक और न्यायोचित बनाना है, जहां सभी व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध हो सके। हमने संघ शब्द का प्रयोग क्यों किया है इसमें, जिसका उद्देश्य है कि केंद्र हमारा शक्तिशाली हो, ताकि जो भारत के विभाजन के समय की स्थिति थी कि अपकेंद्रीय शक्तियां काम कर रही थीं, उन अपकेंद्रीय शक्तियों को दोबारा पनपने का अवसर नहीं मिले, इसलिए हमने एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करने के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया है अनुच्छेद 1 में। और परिसंघ का प्रयोग इसलिए नहीं किया है कि अमेरिकी परिसंघ के समान भारत का जो परिसंघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य जो हमारे यहां हैं वो अनिवार्य रूप से प्रशासनिक इकाइयां हैं। जैसे जैसे प्रशासन की आवश्यकताएं बदलती हैं, राज्यों की संख्या बढ़ और घट सकती है। जैसे 1956 में 14 राज्य थे, बाद में बढ़कर 29 हो गए, और 2019 में उनकी संख्या घटकर फिर 28 हो गई जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनके बनाने का उद्देश्य राजनीतिक भी है, सामरिक भी है, सामाजिक सांस्कृतिक भी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मूलतः राजनीतिक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख मूलतः सामरिक है। जो दमन दीव और दादरा नागर हवेली को हमने जब विलय कराया तो उनका उद्देश्य मूलतः सांस्कृतिक है। तो संघ शासित क्षेत्र के माध्यम से हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से उसका निर्माण किया है हमने। और अर्जित जो क्षेत्र है, अर्जित क्षेत्र का अर्थ यह होता है कि भारत किसी बाह्य क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है। जैसे हमने सिक्किम का अर्जन करके उसको राज्य का दर्जा दिया, जैसे हमने गोवा का अर्जन करके उसको राज्य का दर्जा दिया। इस आधार पर हम अगले लेक्चर में फिर अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। इसी तरीके से उसके बहुआयामी पक्षों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।